हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के लाइव क्लास में। और आज जो हम फाइनली बात करने वाले हैं ये हमारा साइकोपैथोलॉजी में चैप्टर नंबर 24 यानी 24 नंबर चैप्टर है। और ये ड्रग डिपेंडेंस के ऊपर डिपेंड है और ड्रग रिलेटेड जो है डिसऑर्डर्स होते हैं इसी पे डिपेंड है। यानी जो चैप्टर का नाम है ये हमारा चैप्टर होने वाला है औसत निर्भरता या फिर औसत से संबंधित विकृतियाँ क्या होती हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आई थिंक 20 मिनट के आसपास वीडियो होने वाला है, तो उम्मीद है कि आप अंत तक ज़रूर देखेंगे और इससे जो है आप कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाएंगे। तो आइए और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ड्रग डिपेंडेंस का जो है अर्थ और इसका जो स्वरूप है वो क्या होता है। औसत निर्भरता जो है वास्तव में जो है औसत से संबंधित एक विकृति है, डिसऑर्डर ही है। इस विकृति को औसत व्यसन यानी जो ड्रग एडिक्शन भी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इसके लिए औसत निर्भरता ही अधिक व्यवहारिक शब्द होगा। यानी ड्रग डिपेंडेंस जो है ये फाइनली इसी को हम लेके और चलेंगे। औसत निर्भरता या औसत व्यसन में किसी व्यक्ति किसी औसत का प्रयोग जो है लगातार करता है और क्रमशः जो है वो उसी पर आश्रित हो जाता है। जब वो लगातार जो है वो ड्रग का इस्तेमाल करता है यानी औषधि का इस्तेमाल करता है, जैसे किसी भी दवाई का ही वो इस्तेमाल करता हो, लेकिन अगर डॉक्टर उसे नहीं छुड़ाए तो फिर वो छूटेगा नहीं। तो इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं और आई थिंक कि आपको जो है इस चैप्टर में कुछ बेहतरीन चीज़ें आपको निकल के सामने आने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और उसमें जो है शारीरिक लक्षणों के साथ साथ मानसिक या फिर जो है मनोवैज्ञानिक लक्षण भी विकसित हो जाते हैं। रेवर ने 2009 में इसका जो है परिभाषा दिया और कहा है कि साधारण अर्थ में औसत निर्भरता का अर्थ है किसी औषधि या अन्य द्रव पर आश्रित हो जाना, जबकि व्यक्ति जो है इसको जारी रखने की प्रबल एवं सम्मोहक इच्छा रखता हो। इस परिभाषा से जो है जो दो परिस्थितियों में औसत निर्भरता घटित हो सकती है। पहले नंबर जो है ये है जब व्यक्ति किसी औषध का प्रभाव का अनुभव करना चाहता हो, और दूसरा है जब व्यक्ति किसी औषध या द्रव्य के अभाव से उत्पन्न अरुचिकर अनुभवों से बचना चाहता हो। इसके जो है कुछ सामान्य लक्षण है और पहला है मनोवैज्ञानिक निर्भरता। औसत निर्भरता की स्थिति में व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक निर्भरता का शिकार बन जाता है। वह आनंद प्राप्त करने या फिर द्वंद्वों से बचने के लिए लगातार औषध का उपयोग करता है। द्वंद्व जो है ये पहले हम पढ़ चुके हैं, आई थिंक 8वें 9वें के आसपास जो चैप्टर है उसी में द्वंद्व भी देखने को मिला था हमें। औषध नहीं मिलने पर वह बेचैनी, शारीरिक ऐंठन, द्वंद्व, चिंता आदि का शिकार बन जाता है। मैरिजुआना के जैसा जो है ये भी एक औषधि है यानी ड्रग है। इसके उपयोग से मनोवैज्ञानिक निर्भरता के लक्षण प्रायः उत्पन्न होते हैं और इससे जो है औषध अभ्यास भी कहा जाता है। दूसरा है शारीरिक निर्भरता। शारीरिक निर्भरता की जो है सबसे बड़ी विशेषता है जो है ये सहन शक्ति और प्रत्याचार या उसे खाने पीने पचाने की जो है सहन शक्तिशील बढ़ती जाती है मादक द्रव्य के जो है उपयोग करने से। जितने मादक द्रव्य को पचाने की शक्ति उसमें है उतनी मात्रा में यदि उसे नहीं दिया जाए तो वह बेचैन हो जाता है। बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है, जैसे जैसे इनके सेवन की अवधि बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके सेवन की मात्रा की वृद्धि बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि सहन शक्ति से भी अधिक मात्रा में वह इन मादक द्रव्यों का सेवन करने लग जाता है, जिससे उसका जो है केंद्रीय स्नायु मंडल तथा जो अन्य अंग है वो क्षतिग्रस्त भी हो जाता है। इस प्रकार जो है जब व्यक्ति को मादक द्रव्यों के सेवन करने से रोका जाता है तो वह बेचैन हो जाता है। जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में भोजन की आवश्यकता सामान्य व्यक्ति को होती है, उसी प्रकार इन मादक द्रव्यों के व्यसनी को शारीरिक दृष्टिकोण से सामान्य रहने के लिए इन पदार्थों के सेवन का जो है अति आवश्यक होता है। लेकिन यह सभी लोगों के ऊपर निर्भर नहीं करता। मैं इसके कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे आसपास कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा शुरू में ड्रग जो है या फिर औषध जो है लेते थे, लेकिन क्या है कि जब उन्होंने प्रण कर लिया या फिर ऐसी स्थिति देखी जो कि आने वाली जो है समय में उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती थी,
वैसे समय में उन्होंने क्या किया, ड्रग का उपयोग करना बंद कर दिया और वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित भी हुआ है। तो इसी से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। यदि इनका सेवन उसे नहीं करने दिया जाए तो अशांत, चिड़चिड़ा, उग्र और चिंतित हो जाता है और पेट में ऐंठन, मांसपेशियों में सिकुड़न, भूख की कमी, वमन और अतिसार की शिकायत करने लगता है। और इसके आक्षेप में जो है वो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। कई सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं। मादक द्रव्यों के प्रकार क्या क्या है, तो पहला जो है ये निंद्राकारी पर औषध होता है, यानी न्यूरोटिक जो है नारकोटिक ड्रग। और जब आपने नारकोटिक का जो है नाम सुना होगा, नारकोटिक टेस्ट होता है जब कोई बलात्कारी या फिर कोई अपराधी जो है वो सही तरह से अपनी चीज़ों को जो जो उन्होंने गलतियां की है वो नहीं बताता है, तो नारकोटिक टेस्ट होता है और वहाँ से कई सारी चीज़ें वो बता देता है। तो निंद्राकारी जो है औषध है, नारकोटिक ड्रग्स। निंद्राकारी औषध बहुत ही कड़ा औषध माना जाता है। इसके सेवन से व्यक्ति दर्द से आराम पाता है, उसमें शांति की अवस्था आ जाती है और वह उल्लास का अनुभव करता है। कभी कभी निंद्रा अवस्था में भी वह चला जाता है। इस प्रकार के औषध में अफीम और इससे बनी अन्य जो है औषधों जैसे मार्फिन, हेरोइन, कोडाइन, मेथाडोन आदि प्रमुख है। आजकल निंद्राकारी औषधों का उपयोग आसानी से लोग नहीं कर सकते। इनकी बिक्री पर कुछ प्रतिबंध भी है और भारत में तो बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा हुआ है पहले से। इसलिए इन व्यसनी को जो है पाने की योजना बनाने में ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं और किसी अन्य चीज़ का जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और इनका जो खर्च भी है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। अधिकतर लोग काले धंधे करने वाले माध्यमों से इन्हें प्राप्त करते हैं। काला बाजार से खरीदने में काफ़ी खर्च हो जाता है, जिससे परिवार का पालन पोषण पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिकतर व्यसनी दुकान में चोरी कर या किसी को धोखा देकर, वेश्यावृत्ति अपनाकर, राहजनी कर या फिर अन्य गैर कानूनी तरीकों से पैसे प्राप्त करते हैं और इन औषधों का सेवन निरंतर करते हैं। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में इनके अध्ययनों से पता चला है कि निंद्राकारी जो औषधों के सेवन करने वाले में 70% जो लोग हैं वो करीब इन्हीं दो तीन शहरों से आते हैं, इलिनॉस, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क। सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स के यूँ कहें कि ड्रग्स नशेड़ी लोग बोल सकते हैं, वो आपको अमेरिका में मिलेंगे। दूसरा है निंद्राकारी औषध के 3 प्रकार हैं। पहला है मार्फिन, जिसको एम वाइट मर्फ या फिर पॉइजन या फिर कैप के भी नाम से जाना जाता है। और डॉक्टरों ने सोचा कि अफीम से उनकी आदत छुड़ाने के लिए उपयुक्त औषधों का उपयोग किया जाता है। अफीम से करीब 10 गुना अधिक मादक जो गुण इस औषध में पाए जाते हैं। मार्फिन एक निद्राकारी औषध है और इसका निर्माण अफीम के सार से होता है। इसका सेवन खासकर धूम्रपान या फिर इसकी सुई लेकर किया जाता है। इसका प्रभाव केंद्रीय स्नायु मंडल पर होता है, खासकर मस्तिष्क का वह भाग जो शारीरिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है और ज़्यादा प्रभाव इसके खाने से जो है दर्द जो है दूर हो जाता है। दूसरा है हेरोइन। अफीम से ही जो है हीरोइन बनता है। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रचलन सबसे अधिक है। यहाँ एच नाम से जो है ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। 1898 में हेरोइन निकाला गया तो मार्फिम की जगह इसकी बिक्री अधिक होने लगी। मार्फिम जो है आदत छुड़ाने के दवा के रूप में इसका व्यवहार करने लगा, लेकिन शीघ्र ही पता चल गया कि यह मार्फिम से कई गुना अधिक शक्तिशाली है, जिसका लत लोगों को लग जाता है जो अहितकर है। लेकिन इसको बचने के लिए दुकानदारों को काफ़ी लाभ होता था। इसे भी खाया जाता है और सुई के द्वारा रक्त में मिला दिया जाता है। प्रारंभ में व्यक्ति जो है हीरोइन को उपयोग सूंघ कर करता है, इसे नस की तरह नाक से खींचता है, लेकिन इसे सूंघने से जो है नाक में सुगंध पैदा हो जाती है और इसका इंजेक्शन लेना ही व्यक्ति अधिक लाभप्रद होता है। तो इस औषध के सेवन से जो है तत्कालिक मनोवैज्ञानिक कुछ जो है वो लक्षण है, जो प्रभाव है। पहला है ऐच्छिक गतियों में कमी हो जाती है, यानी हम अपने मर्जी से चल नहीं सकते। कामों की या औन इच्छाओं में कमी हो जाती है।
और उनिंदापन आ जाता है और समय और दूरी का जो है धुंधला ज्ञान होने लग जाता है। दर्द से आराम मिलता है और उल्लास से यानी कि खुशी महसूस होता है, तनाव मुक्त हो जाता है और संतोष का अनुभव व्यक्ति करता है। आनंददायक दिवस स्वप्न वो देखने लग जाता है। तीसरा नंबर जो है वो निंद्राकारी औषध में मेथाडोन है। मेथाडोन के बारे में हम आइए और जानते हैं कि मेथाडोन आखिर होता क्या है और इसी के बारे में हम जानेंगे। मेथाडोन क्या है? तो निंद्राकारी मादक द्रव्यों में अफीम से बना जो है मेथाडोन भी होता है। यह कृत्रिम औषध है या दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। खासकर खांसी और हेरोइन या मार्फिन के वैक्सीन की चिकित्सा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अमेरिका में इसे डॉली के नाम से जाना जाता है। इसे पानी के साथ निगल लिया जाता है। दूसरा है विभ्रांति उत्पादक, जिसको हम एलएसडी या फिर हेलुसिनोजन बोलते हैं। विभ्रांति उत्पादक औषधों के जो है अंतर्गत कई प्रकार के औषधों की गणना की जाती है, जिसमें एलएसडी प्रमुख है। एलएसडी का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइमेथाइल एमाइड 25। औषधों के समूह को साधारणतः विभ्रांति उत्पादक कहा जाता है, जो व्यक्ति में विभ्रम उत्पन्न करता है। हम यहाँ सिर्फ एलएसडी का वर्णन करेंगे। एलएसडी एक स्वाद रहित एवं गंध रहित उजला चूर्ण है, जो राई और तेलहन के पौधों पर लगी फफूंद से बनता है और खास करके आपने फिल्मों में देखा होगा इसका उपयोग किया जाता है। इसे कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है और इसे किसी रासायनिक पदार्थ या अन्य चूर्ण में मिलाकर बाजार में लाया जाता है। इसके तत्व या फिर जो है कैप्सूल जो है ये टिकिया के में मिलते हैं और इसकी कीमत बहुत अधिक होती है और इसे आसानी से खरीदना भी मुश्किल है, इसलिए अधिकतर बाजार में जो है ये काले बाजार में बिकती है। और इसका प्रभाव जो है ये एलएसडी का प्रभाव करीब 8 घंटा रहता है। तो इसका उपयोग करने से जो है कुछ चीज़ें देखी जाती है। वो जो है पहला नंबर है यह है कि एक समय काफ़ी जो है एक ही समय काफ़ी तीव्र संवेग उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे संवेग एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं। दूसरा है व्यसनी अपने संवेगों और विचारों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रहता है। तीसरा है वास्तविक जगत से नाता टूटने की अनुभूति व्यसनी को होने लगती है। और चौथा है व्यसनी अन्य व्यक्तियों को समझता है पर उन्हें आशंका की दृष्टि से देखता है। तीसरा है मैरिजुआना। मैरिजुआना के बारे में जानेंगे हम। विभ्रांति उत्पादकों में उत्पादक पदार्थों में मैरिजुआना को रखा जाता है, पर इसका संबंध जो है ये विद्वानों के बीच में मैतव्य नहीं है, इसलिए इसका उल्लेख जो है अलग से किया जाता है। मैरिजुआना का जो है सेवन ये अमेरिका में अधिक किया जाता है। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में जो है कन्नाबिन इंडिका और कन्नाबिस सटिवा नामक पौधे के ऊपरी भाग के पत्तियों और फूलों से मैरिजुआना बनाया जाता है। इस प्रकार के पौधे जो हैं सारे संसार में पाए जाते हैं, जो लॉबीड, इंडियन हे, जौ स्मोक, लोकोवीड, लाफिंग ग्रास, रीफर, हाशिश वीड, पैट, मारवन आदि के नाम से भी पुकारे जाते हैं और इन्हें धूमित किया जाता है, मतलब धुआं दिखाया जाता है। कभी कभी इसे खाया भी जाता है। यह अमेरिका, भारत और मैक्सिको, अमेरिका, मिडिल ईस्ट में अत्यधिक पाया जाता है। शायद इसी को गांजा बोलते हैं मेरे ख्याल से। एक बार आगे देख लेते हैं। जो गांजा लोग पीते हैं खास करके गुड़गुड़ा में डाल के, शायद उसी को बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। खासकर अमेरिका और भारत में इसकी खेती की जाती है। मादक अवस्था प्राप्त करने का उद्देश्य जो है इसे रोपी जाती है और भारत में इसे चरस, सिगार, तंबाकू, गांजा, भांग इत्यादि कहा जाता है। मैं बोल रहा था जब धूमित करने की बात आई तो अक्सर गांव में हमने देखा है इन चीज़ों का, जो लोग सेवन करते हैं गुड़गुड़ा वगैरह में डाल के, वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। मैरिजुआना के सेवन से अल्पकालीन जो है सुख का प्रभाव कम पड़ता है। इसके निरंतर सेवन से नाड़ी की गति बढ़ती जाती है और पेट में घाव हो जाता है। भैया बहुत ज़्यादा गांजा पियोगे तो याद रखना, और उसका इलाज बहुत महंगा होता है। आंखें लाल हो जाती है, मुंह और गाल सूख जाते हैं। मैरिजुआना के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। इससे अल्पकालीन मनोवैज्ञानिक प्रभाव कई तरह के हैं। जब व्यक्ति इसका अत्यधिक मात्रा में कर लेता है तो उसकी बौद्धिक और गत्यात्मक जो है क्रियाकलापों में क्षति हो जाती है। जैसे सरल मानसिक कार्य जैसे अक्षर और अंकों को दोहराने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जटिल मानसिक कार्य इससे प्रभावित होते हैं। शिक्षण, भाषण, लिखित अनुच्छेद को समझने की शक्ति और तर्क शक्ति में कमी
आ जाती है। मैरिजुआना का प्रभाव कुछ इस प्रकार पड़ता है कि जिस प्रकार का प्रभाव LSD के सेवन से पड़ता है। मैरिजुआना का इस्तेमाल करने वाले भी समय और दूरी का प्रत्यक्षीकरण ठीक से नहीं कर पाते। इनमें भी उल्लासोन्माद और तत्कालिक स्मृति में ह्रास, अत्यधिक हंसना और संकेतशील होना लक्षण देखे जाते हैं। इनके सेवन की मात्रा बढ़ा देने से कभी कभी व्यक्ति में विभ्रम तथा स्थिर व्यामोह के लक्षण दिख पड़ते हैं। चौथा नंबर है उद्दीपक या फिर अवसादक। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उद्दीपक या अवसादक क्या होते हैं। उद्दीपक के सेवन से व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है और इसकी क्रियाएं बढ़ जाती है। दूसरी ओर अवसादक मादक द्रव्यों के सेवन से व्यक्ति की क्रियाएं मंद पड़ जाती है, वह शिथिल हो जाते हैं। और अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में 1 करोड़ से अधिक लोग मनोवैज्ञानिक ढंग से डॉक्टर की सलाह पर इन मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त करीब 5 लाख लोग असंवैधानिक ढंग से इन मादक द्रव्यों का उपयोग करते हैं, खासकर एम्फेटामाइंस, कोकेन और बारबिटूरेस को काले बाजार में अधिक पैसे देकर खरीदते हैं और सेवन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सरकार ने अब पता लगाया है कि हर साल बारबिटूरेटस का करीब 25% और एम्फेटामाइंस का जो है 50% काले बाजार में बिकता है। उद्दीपक क्या है, इसको हम सिमुलेंट बोलते हैं। उद्दीपक मादक द्रव्यों में वेंजेड्रिन, डेक्सड्रिन, मेथेड्रिन बहुत प्रचलित है। इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिसमें बेंजीन, नेपिलस, एस्पीड, क्रिस्टल, मेथ, अपर्स प्रमुख है। इनका जो है सेवन एक दवा के रूप में किया जाता है। इनका सेवन जो है उत्तासी, खिन्नता और कमजोरी और अनैच्छिक निद्रा को भी कम करने के लिए किया जाता है। यानी ये स्नायु जो है ह्यूमन जो है ये स्नायु जो नालियाँ होती हैं या फिर जो स्नायु विकृतियाँ जो होती हैं इनको वो कम करने में प्रयास करता है, या फिर यूँ कहें कि स्नायु जो क्रियाएं होती हैं इनको काफ़ी ज़्यादा वो उत्तेजन जो है उत्तेजनशीलता काफ़ी कम ला देता है और खुशी की तरफ ही उसको मोड़ देता है। दूसरा है अवसादक, जिसको हम डिप्रेसेंट बोलते हैं। अवसादक मादक द्रव्यों के सेवन से व्यक्ति में उदासी छा जाती है, वो निष्क्रिय हो जाता है। इन मादक द्रव्यों में बारबिटूरेट्स प्रमुख है। इसमें नेम्बुलट, सेकोनाल और फेनोबारबिटल भी सम्मिलित है। बाजार में इन मादक द्रव्यों को अन्य नामों से पुकारा जाता है, जिसमें गुड बॉल्स, येलो जैकेट्स, पिंक लेडीज, रेड बर्ड्स डाउनर्स आदि जो है प्रमुख है। निंद्राकारी मादक द्रव्यों की अपेक्षा जो है अवसादक मादक द्रव्य सस्ता होता है। इसे लोग जो है शराब के साथ मिलाकर पीते हैं। यदि इस बारबिटूरेटस का सेवन जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार किया जाता है तो यह अहितकर नहीं होता है, लेकिन जब इसका सेवन निरंतर अत्यधिक मात्रा में किया जाता है तो यह आंगिक समस्या जो है खड़ा कर देता है। इसके सेवन और दवा के रूप में नींद लाने के लिए, चिंता दूर करने के लिए, संवेगात्मक प्रतिबल तथा तनाव से बचने के लिए किया जाता है। लेकिन जब इसका सेवन व्यसन के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो सबसे पहले मस्तिष्क को हानि पहुंचाता है और मस्तिष्क के कुछ सेल की ऊर्जा जो है क्षीण हो जाती है, जिससे केंद्रीय स्नायु मंडल के कुछ भागों के कार्य में भी ढीलापन देखा जाता है। और केंद्रीय स्नायु मंडल के कार्यों में ढीलापन से व्यक्ति बहुत ही सुस्त और निष्क्रिय हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे औषध निर्भरता। और ये जो औषध निर्भरता है ये बहुत ही बेहतर जो है ये चैप्टर होने वाला है या हमारा टॉपिक होने वाला है। तो आइए और हम देख लेते हैं औषध निर्भरता क्या है, और फिर इसके जो है इलाज भी देख लेंगे हम। और वैसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें और मिलती है। पहला जो है औषध निर्भरता या फिर औषध व्यसन के कारण में पहला है चरित्र विकृति। जिन लोगों का चरित्र अच्छा नहीं होता है या फिर जिस बुरे चरित्र वाले लोगों के साथ रहते हैं उनका जो है ये ड्रग्स का जो है ये सेवन करने लग जाते हैं। दूसरा है कुसमायोजन, यानी जो व्यक्ति समाज में कुसमायोजित होता है वह निंद्राकारी मादक द्रव्यों का सेवन संतोष प्राप्त करने के लिए करता है। इन मादक सेवन में उसमें जो है उल्लासोन्माद के लक्षण जो है देखे जाते हैं। व्यक्ति सारी दुखदायी बातों को दूर भूलकर जो है वो उल्लासित हो जाता है। इसके बाद बीमारी के समय
व्यसन, यानी जब बीमारी छूटता नहीं है, दर्द काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उससे बचने के लिए जो है व्यक्ति इस्तेमाल करता है। चौथा है व्यावसायिक प्रतिबंध, यानी प्रोफेशनल स्ट्रेस। कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के काम हैं, हालांकि हमारा काम तो स्ट्रेस वाला नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का काम है जहाँ पे उन्हें स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। हाँ, ये बात दूसरी है कि इसके पहले मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे स्ट्रेस जो है वो देखने को मिलता था। तो इससे बचने के लिए भी जो है लोग दारू वगैरह का सेवन करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, ये बात दूसरी। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, कुछ लोग इन चीज़ों के लिए भी सेवन करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उनसे कुछ मांगे तो वो कहाँ से ला के देंगे। हालांकि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते, और आपने ऐसा देखा होगा कि पत्नी पैसे के लिए भटकती रहती होगी, बार बार झगड़े होते रहते होंगे, लेकिन पति जो है नशा करता है। और ऐसा नॉर्मल है, कॉमन सा चीज़ है अभी के समय में इन चीज़ों को देखना। इसके जो है कुछ निवारक उपाय भी हैं, आइए और हम देख लेते हैं। निवारक उपाय में जो है निवारक उपाय है और रोगहर या फिर रोगनाशक उपाय है, तो इन दोनों के बीच में हम अंतर देखेंगे। पहला है निवारक उपाय में, पहला है मादक द्रव्य सेवन को अवैधानिक बनाना, यानी ये विधान में नहीं होगा, ये संवैधानिक नहीं होगा। जैसे बिहार में 2017 तक जो है शराब वैधानिक था, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे अवैधानिक बनाया, और शराब बेचना, शराब पीना, शराब का सेवन करना, शराब का इस्तेमाल करना, शराब रखना, ये गैर कानूनी है और जेल भी अभी होता है। दूसरा है मादक द्रव्यों के कुप्रभाव से लोगों को अवगत कराना, यानी अगर लोगों को ये पता चल जाए कि भाई मादक द्रव्य जो हम पीते हैं, जो शराब, नशा, ड्रग्स वगैरह, जो गंजा भांग जो भी पीते हैं खाते हैं, उसका जो है प्रभाव वो आने वाले समय में बहुत ही बेकार है, और इसके साथ ही साथ समाज पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। आपके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, आपको कुछ हो जाए तो फिर कौन देखने वाला है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि उनको दिखाया जाए तो फिर जो है ये लोग अगर अवगत होंगे तो समझदार बनेंगे और फिर पीना छोड़ देंगे, इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। तीसरा है मादक द्रव्य उपलब्ध कराने वाले समाज पर ही अगर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो चूंकि ये तो बड़ा मुश्किल है भाई, भारत में और बिहार में बहुत मुश्किल है। इतना ज़्यादा शराबबंदी होने के बाद भी लोग शराब पीते हैं, रियलिटी है, पकड़े जाते हैं और जेल होता भी है। कभी कहीं छापा मारा जाता है, कभी कहीं छापा मारा जाता है, तो ये संभव नहीं है। और अक्सर सुना जाता है, कोई मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन अक्सर सुना जाता है कि इन लोगों को राजनीतिक जो है वो संरक्षण मिलता है, जिसके चलते ये लोग करते हैं। इसके बाद दूसरा जो है ये रोगनाशक उपाय है, और रोगनाशक उपाय के बाद हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आइए और देख लेते हैं रोगनाशक उपाय में क्या है। रोगनाशक उपायों का तात्पर्य उन प्रविधियों से है जिनकी सहायता से औषध निर्भरता या फिर मादक द्रव्य व्यसन से पीड़ित व्यक्तियों को इस रोग से मुक्त कराया जा सकता है। इन प्रविधियों या उपायों का अर्थ है कि मादक द्रव्य के व्यसनी की मदद इस हद तक करना है कि वे इसका सेवन करना छोड़ दें और छोड़ने से विनिर्मित लक्षण विकसित हो जाए और उस पर वे नियंत्रण रख सकें। तो इसके कुछ उपाय जो हैं अधिक उपयुक्त हैं, और उनका जो है हम यहाँ पे वर्णन करने वाले हैं। मादक द्रव्यों को व्यसनी का उपचार का अर्थ हुआ कि उन्हें इस हद तक मदद करना कि वे इसका सेवन छोड़ दें और छोड़ने से जो विनिर्मित लक्षण विकसित हो जाते हैं उस पर नियंत्रण रख सके। इस उपचार के लिए हमें अस्पताल, मेथाडोन चिकित्सा, निंद्राकारी दवा, मनोविनोद तथा व्यावसायिक चिकित्सा और मनोचिकित्सा विधि का भी सहारा लेना होता है। यदि सही रूप में से व्यसनी को मादक द्रव्य के सेवन का जो है आदत छोड़ना है तो उपयुक्त उपायों को अपनाएं और
जो लोग उनकी सहायता करना चाहते हैं उन्हें सहयोग दें। जब रोगी रोगमुक्त होना चाहेगा तो आसानी से उसका उपचार हो सकता है, थोड़े समय में उसका व्यसन जो है छूट जाएगा। निद्राकारी पदार्थों के जो है व्यसनी का पता लगाना कठिन है, फिर भी कुछ डॉक्टर के पास चिकित्सा के लिए आते हैं और डॉक्टर उनके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। इनमें समाज के कुछ सज्जन माने जाने वाले लोग भी होते हैं। और मैं एक महाराज जी हैं वृंदावन में, माता के वैसे ही कुछ रसोई के नाम से वो चलाते हैं, यार नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कथा कहते हैं और उनके पास कई सारे लोग आते हैं, कई सारी पत्नियां आती हैं जो बताती हैं कि भाई मेरे पति जो हैं वो शराबी हैं, और वो कसमें भी खाते हैं कि हम नहीं पिएंगे। उन्हें पता है कि शराब बुरा है, फिर भी वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं और गुरु जी की झूठी कसमें खाते हैं और फिर से जाके वो शराब पी लेते हैं। तो हालांकि गलत है, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा। तो अगर आवश्यकता अनुसार जो है कुछ उपायों का जो है उपयोग किया जाए तो फिर ये ठीक हो भी सकता है। समाज में उनकी जो है काफ़ी प्रतिष्ठा होती है, वे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं, इसलिए डॉक्टर के पास सर दर्द, पेट दर्द आदि की शिकायत लेकर जाते हैं। वे शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। जब उनकी शुरू होती है तो उनके अंगों पर सुई के निशान पाए जाते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि रोगी मादक द्रव्य व्यसनी है। डॉक्टर उन्हें अस्पताल में भर्ती होने का सलाह देता है और अस्पताल में सर्वप्रथम उन्हें विनिर्गतित रोग लक्षण पर नियंत्रण करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए उन्हें निंद्राकारी द्रव्यों के बदले हल्की दवा दी जाती है जिसमें मेथाडोन काफ़ी प्रचलित है। इसका प्रभाव 24 से 36 घंटे तक रहता है, जबकि हेरोइन का प्रभाव सिर्फ हीरोइन का जो प्रभाव है सिर्फ 8 घंटा तक ही होता है। मेथाडोन देने से रोगी में जो है मादक द्रव्य सेवन की इच्छा और बेचैनी दूर हो जाती है। इसके बाद रोगी के घाव और सुई लेने के कारण जो है वो होते हैं उसका जो है चिकित्सा किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर उसे ऑपरेशन के द्वारा भी ठीक किया जाता है। इसके बाद रोगी को दूसरे वार्ड में भेज दिया जाता है, वहाँ उसमें ताकत और भूख लगने का अनुभव होता है। यही भी संभव है कि वहाँ वो कुछ समय के लिए चिड़चिड़ा और अशांत हो जाए, फिर भी व्यवहारिक सलाहकार, समाज सुधारक, मनोचिकित्सक के द्वारा उनके लक्षण के बारे में पता लगाते हैं और इसी बीच अस्पताल के रोगी को कुछ कार्य भी दिए जाते हैं, वो खास खास काम पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह का काम देने का मुख्य उद्देश्य रोगी में कार्य के प्रति रुचि पैदा करना है, उसमें कार्य करने की आदत पड़ जाती है। इस तरह से उसके जीवन की पहली शैली में परिवर्तन आ जाता है और रोगियों के उपचार की उपयुक्त सभी अवस्थाओं के प्रतिबंध में अस्पताल नहीं रहता है। कुछ में सीमित साधनों के कारण 25% रोगियों की शिक्षा जो है चिकित्सा हो पाती है। इस तरह का इंतजाम खासकर अमेरिका में अधिक अस्पतालों में होता है। सबसे अंतिम और मुख्य अवस्था अस्पताल से छूटने के बाद आती है। प्रश्न यह नहीं है कि रोगी जनरल अस्पताल से आया है या प्राइवेट क्लिनिक से या किसी छोटे अस्पताल से। अस्पताल के आने के बाद उस पर निगरानी रखना आवश्यक है। यदि उसे छोड़ जाता है तो वह पुनः मादक द्रव्य के सेवन की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन तो नहीं होता है। इसके अलावा उसके पुराने साथी और वातावरण उसके स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनसे बचने के लिए उसे भूतपूर्व मादक द्रव्य व्यसनियों द्वारा बनाई गई एक संस्था का सदस्य हो जाना अच्छा है। इस संस्था को परस्पर सहायता संगठन कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है ये सीने नॉन हाउस भी कहा जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर औसत निर्बलता और औसत से संबंधित विकृतियाँ और उसके उपचार के बारे में भी हम जाने। तो उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।